हाय एवरीवन, वेलकम टू रिस बायोलॉजी। हम लोग सीख रहे थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। आई होप लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था आप लोगों को वो सब आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने क्या सीखा है? लास्ट क्लास में हमने सीखा था जॉन मेंडल के जो जॉन मेंडल के बारे में कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स कब स्टार्ट किए थे। 1856 से लेकर 1863 तक उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। उसको 7 साल लगे थे ये एक्सपेरिमेंट्स करने में। और 1865 में फिर उसने अपना वर्क क्या किया था? पब्लिश कर दिया था। बट ही वॉज रिजेक्टेड। क्या हुआ था? बट ही वॉज रिजेक्टेड। उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बट 1900 में हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। ठीक है जी, 3 साइंटिस्ट के नाम लिख दूं। साइंटिस्ट, ठीक है। अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही सीखा था कि जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट्स कब स्टार्ट किए थे? 1856 में उसने अपना पहला अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया था। 1863 तक उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 7 साल लगे थे उसको एक्सपेरिमेंट्स करने में। और उसने अपनी लाइफ में ना 29,000 प्लांट्स की स्पीशीज को क्या किया था? स्टडी करा था अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बंदा कोई ऐसा वैसा नहीं था। 29,000 प्लांट स्पीशीज को उसने स्टडी करा था। लेकिन 1865 में उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अब उसका वक्त आ गया था कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को वो क्या करे? पब्लिश कर दिया। यार बताए लोगों को कि मैंने ये काम किया है, लेकिन उसको किसी ने पूछा तक नहीं था। उसके काम को लोगों ने सबने रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन 3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 1900 में उसके काम को दोबारा से डिस्कवर करा था। ठीक है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या करे थे? उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा था। किस पी प्लांट पे? गार्डन पी पे। ठीक है, उसने बड़ा वाला ठीक है यार, टॉल और ड्वार्फ लिए थे। अब आपको मैंने बताया था कि गेमिट्स कैसे बनते हैं। एक इधर ले आओ, इधर ले आओ। अगर ये दोनों ही एक जैसे हैं तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, गेमिट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक ये वाला ले लो और इधर से एक टी ये वाला ले लो। इन दोनों में उसने लास्ट क्लास में क्रॉस करवाई थी, मैंने आपको बताया था। और उसके पास आए थे ऑल टॉल प्लांट। ऑल टॉल कौन से टॉल आए थे? हेटेरोजाइगस टॉल आए थे। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हो गया था। हेटेरोजाइगस टॉल आए थे। और इस वाले को हम बोलते हैं हाइब्रिड। और ये कौन सा प्लांट है? मोनोहाइब्रिड प्लांट। और इस क्रॉस को, जो इन दोनों के बीच जो क्रॉस हुई, उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया था। उसने एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया था। उन दोनों में उसने क्रॉसिंग करवाई थी। उसको आगे सभी टॉल मिली थी, बट वो हेटेरोजाइगस टॉल थे। और जो प्रोजेनी बनी थी वो मोनोहाइब्रिड प्लांट था, उसे हम F1 जनरेशन बोलते। अब मेंडल ने क्या करा? अब उसने क्या किया? F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई। ठीक है, सेल्फिंग करवा दी। F1 जनरेशन कौन सी थी? ऑल टॉल प्लांट। उसने क्या करा? टॉल प्लांट को लिया, इन दोनों को लिया। अब यहाँ पे ये कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो हमें गेमिट बनाना यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एक टी, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, फिर इसको अलग कर लो, एंड इसको अलग कर लो। इन सबको गेमिट्स बनाना तो मैंने आपको सिखा ही दिया था। अब क्या किया उसने? F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई। F1 जनरेशन कौन सी थी? ऑल टॉल, जो कि हेटेरोजाइगस टॉल थे। ठीक है, अब यार जब उसने F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवा ली, तो अब उसको ये समझ में नहीं आया कि यार मैं क्या करूं, इधर तो बड़े सारे ऑप्शंस बन रहे हैं। ये वाला, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये इसके साथ ही फ्यूज करेगा, ये इसके साथ ही फ्यूज करेगा। कोई उठ के किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता था। अब देखो यार, ये उठता, ये इसके साथ भी कर सकता था, इसके साथ भी कर सकता था, ये चाहता इसके साथ भी कर सकता था, इसके साथ भी कर सकता था। इधर तो बड़े सारे ऑप्शन बन रहे थे ना, कि कोई उठ के किसी को ही फ्यूज कर रहा था। तो मेंडल यार परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है। इधर तो सारे के सारे समझ ही नहीं आ रही है, कोई किसी के साथ उठ के वो कर रहा है, फ्यूज हो रहा है। तो उस समय पे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आया, याद रखना, ब्रिटिश साइंटिस्ट आया, जिसका नाम था रेजिनाल्ड सी पन्नट। ये बंदा आया
और उसने मेंडल को बताया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया दे रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी, तुम मेल गेमिट को अलग लिख लेना, फीमेल गेमिट को अलग लिखना, फिर आपस में वो करा देना क्रॉस। तो उसने एक कॉन्सेप्ट बताया, पन्नट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताया बंदे ने, ठीक है। ये पन्नट स्क्वायर का उसने कंसेप्ट बताया कि मैं तुम्हें पन्नट स्क्वायर का कंसेप्ट बताता हूँ, तुम्हें एक पन्नट स्क्वायर बना लेना है और उस पन्नट स्क्वायर में तुमने क्या करना है, मेल गेमिट्स अलग से लिख देने, फीमेल गेमिट्स अलग से लिख देने, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, और तुम आपस में फिर उनकी फ्यूजन करवा देना, मेल की फीमेल के साथ फ्यूजन करवा देना। तो अब वक्त आता है वो पन्नट स्क्वायर जो कि रेजिनाल्ड पन्नट ने, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उसको बताया था, हम लोग वो बना लेते हैं। उससे पहले कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। क्या किया था मेंडल ने? मेंडल ने इनके बीच में सेल्फिंग करवा ली थी, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, कोई इसके साथ फ्यूज हो रहा था, कोई इसके साथ, कोई इसके साथ और कोई इसके साथ, कोई किसी के साथ उठ के फ्यूज हो रहा था। रेजिनाल्ड सी पन्नट आया, उसने पन्नट स्क्वायर का कंसेप्ट दिया। बना लेते हैं हम लोग पन्नट स्क्वायर। दिस इज पन्नट स्क्वायर, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा कि तुम मेल गेमेट अलग से लिख देना और फीमेल गेमेट अलग से लिख देना, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। एक टी इधर लिख दो, एक टी इधर लिख दो, एक टी इधर लिख दो और एक टी इधर लिख दो, बना लो पन्नट स्क्वायर, कोई इश्यू ही नहीं है। अब इनका आपस में क्रॉस करवा लो, ये वाला टी आ जाएगा, ठीक है। इधर को हम पहले लिखना चाहेंगे, ऐसे लिखना चाहेंगे, बट हम कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं। ये वाला टी आ गया और ये वाला टी आ गया और ये दोनों ही टी है तो टी लिख दो। ये था पन्नट स्क्वायर, जो किसने दिया था? दिस इज पन्नट स्क्वायर, रेजिनाल्ड सी पन्नट ने दे दिया था। अब इधर को सारे एक जैसे टॉल नहीं है, सारे एक जैसे टॉल नहीं है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है टॉल, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है और ये बेचारा ड्वार्फ है, ठीक है। अब ये जो जनरेशन बनी, ये जो जनरेशन बनी, इसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे हम? F2 जनरेशन। F1 जनरेशन कौन सी थी? जो डायरेक्टली अपने माता पिता से आगे बनी थी, प्रोजेनी जो बनी थी। अब जो अपने प्रोजेनी बनाए, अब अगर उसको ही आपस में अपने क्रॉस कर दिया, F1 जनरेशन को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो उससे आगे जो हमें प्रोजेनी मिलती है वो F2 जनरेशन होती है। अब इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो निकाल लो, निकालें। फिनोटिपिक रेशो निकाल लो पहले, फिनोटिपिक रेशो। फिनोटाइप क्या होता है? जो कैरेक्टर हमें सामने से दिखते हैं, जैसे मुझे देख के आप बोलो इसकी हाइट लंबी है, इसकी आंखों का कलर ब्लैक है, ठीक है। जो सामने से दिख रहा है वो आपका फिनोटाइप होता है। तो आपको सामने से क्या दिख रहा है? आपको सामने से देखोगे, अंदर असलियत नहीं देखोगे, बाहर से देखोगे कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो हमारे पास 3 टॉल आ जाते हैं और एक ड्वार्फ आ जाता है। 3:1 का हमारे पास फिनोटाइप निकला, फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो निकालो, मतलब अब इसकी असलियत निकालो कि असल में ये है क्या, होमोजाइगस, मतलब एक जैसे टॉल नहीं है, कोई होमोजाइगस है, कोई हेटेरोजाइगस है। तो एक आ गया हमारे पास होमोजाइगस टॉल, ये आ गया हमारे पास होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस टॉल आ गया एक। ये दो हमारे पास जोड़ा है क्योंकि ये दोनों ही हेटेरोजाइगस टॉल है, तो हम लिखेंगे 1:2 और 1, एक आ गया हमारे पास ड्वार्फ। ये निकलता है आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। समझ में आ गया मेंडल का एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने क्या करा था, फिर से सुन लो। सबसे पहले मेंडल ने गार्डन पी लिया और उसने उन दोनों में एक बड़े वाले, एक टॉल प्लांट को, ड्वार्फ प्लांट को, दोनों में आपस में उसने क्रॉस करवाया और उसे ऑल टॉल मिली, बट वो हेटेरोजाइगस टॉल थे, उसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन। अब जो प्रोजेनी बनी, जो उससे जो प्रोजेनी बनी F1 जनरेशन, उसमें मेंडल ने क्या करा, उन दोनों को अब क्रॉस करवाई। तो आगे जो बड़े सारे गैमेट्स बन रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था मेंडल को कि कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है। तो कोई किसी के साथ उठ के फ्यूज हो रहा था, बड़े सारे ऑप्शन थे। उसके बाद आया रेजिनाल्ड सी पन्नट, उसने पन्नट स्क्वायर का कंसेप्ट बताया मेंडल को कि तुम क्या करो, मेल गैमेट अलग से लिख दो, फीमेल गैमेट अलग से लिख दो, तो कोई इश्यू नहीं है, फिर उनको आपस में वो करवा दो, सेल्फिंग करवा दो। ये इसके साथ टी आ जाएगा, ठीक है, टी इधर को आ जाएगा और ये वाला टी इधर आ जाएगा और ये वाला टी इधर आ जाएगा।
इधर तो इजी है ना कि पन्नेट स्क्वायर में आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा होमोजाइगस, मतलब कौन सा होमोजाइगस और कौन सा हेटेरोजाइगस, कितने टॉल है कितने ड्वार्फ है। इसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन। F1 जनरेशन दो के बीच जब क्रॉस करवाते हो आगे जो प्रोजेनी बनती है उससे हम F2 जनरेशन निकालते हैं। फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो 3:1 और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक नई चीज बताती हूँ मैं आपको। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में सबसे पहले उसने सल्फिंग करवाई, मतलब क्रॉस करवाया सॉरी, अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों एक ही है तो हम क्या करेंगे, टी और टी आ गया, मतलब ये टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, ठीक है। अब टॉल और टॉल को उसने करा था, टॉल और टॉल को करा था उसने, मतलब टी टी को करा था, टी और टी को अभी उसने सल्फिंग करवाई। अब इन दोनों को उसने क्रॉस करवाया तो उसके फिर करवाई तो कुछ टॉल आए और कुछ ड्वार्फ आए, कुछ लंबे प्लांट आए और कुछ शॉर्ट प्लांट आए। अब मेंडल इतने, मतलब मेंडल को इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था, इतने एक्सपेरिमेंट्स करे उसने, तो मेंडल को ये पता चल चुका था कि ये वाला जो टॉल है, ये जो आगे टॉल बना ये वाला, ये इसमें जो टॉल बने हैं ये एक जैसे टॉल नहीं हो सकते, ठीक है। उसने कहा कि ये एक जैसे टॉल नहीं हो सकते, बट अगर आपको जानना है कि कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। मतलब आगे ये वाला टॉल भी हो सकता है, आगे ये वाला टॉल भी हो सकता है, ठीक है। ये होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। अब आपको पता करना है कि कौन सा होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है। उसके लिए उसने तरीका बताया। उसने क्या कहा कि आप क्या करो, ये वाला जो आपके पास टॉल है, अगर जिसके बारे में आपको जानना है, मतलब अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ये हेटेरोजाइगस टॉल है होमोजाइगस टॉल है, इसको आपने उसके नाना या नानी के साथ क्रॉस करवा लेना है। मतलब आपको रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा लेना है। इसको उठाओ, इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराओ। अब आप बोलोगे कि इसका पेरेंट तो ये है, हमने टॉल टॉल को करा था, इधर तो रिसेसिव नहीं दिख रहा ना आपको कोई, इधर तो सारे क्या है, डोमिनेंट है, रिसेसिव कोई नहीं है ना। रिसेसिव क्या होता है, जो शॉर्ट होता है, जो दबा हुआ होता है, तो शॉर्ट तो इधर ये है, ड्वार्फ प्लांट तो ये है इधर, ठीक है। तो अब हम अगर इसको, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्रॉस करवा लेते हैं, चलो आ जाओ, इसको मैं साफ कर रही हूँ। अब हम क्रॉस करवाते हैं। मान लो अगर हमारे पास एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हम सोच रहे हैं कि एक ये वाला होगा और एक ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टी को किसके साथ करना है, इस वाले के साथ करना, रिसेसिव तो ये है ना, इस वाले के साथ क्रॉस करवा लो, एक टी ये ले लो, एक टी ये ले लो, करवा लो दोनों में क्रॉस, क्या आएगा, ऑल टॉल आएंगे, ऑल टॉल आ गए। अब एक ये वाला ऑप्शन है, तो इसके साथ क्या करवाओगे आप, एक ये वाला ऑप्शन है, टी को टी के साथ क्रॉस करवाना, छोटे वाले टी के साथ क्रॉस करवाना, ठीक है। इसका ये वाला अलग कर लो, एक टी इसका। यार देखो, जब दो कैरेक्टर अलग अलग होते हैं ना तो उनको अलग अलग करना ही पड़ता है। अगर आपको कहीं पे दोनों सेम सेम नजर आते तो अलग मत करो, एक ही ले लो, इसमें से आपको पता है सेम ही है तो एक ही ले लो। अब बना लो पन्नट स्क्वायर, टेढ़ा बन रहा है मेरा पन्नट स्क्वायर, ठीक है, अभी भी टेढ़ा है, ये ले लो, पन्नट स्क्वायर बना लो। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख लो और ये वाला इधर लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, बना लो पन्नट स्क्वायर। इसको और इसको कर लो, इसको और इसको कर लो, तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला 50% हमारे पास क्या आए, टॉल आए, और 50% हमारे पास ड्वार्फ आए। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर आपके पास ऑल टॉल आते हैं, सभी आपके पास टॉल आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या था, ये होमोजाइगस टॉल था। क्या बोल रही हूं मैं, अगर आपको ऑल टॉल आते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये होमोजाइगस टॉल था, ठीक है। और अगर आपको 50% टॉल आते हैं, 50% ड्वार्फ आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हेटेरोजाइगस टॉल है,
आपको ये समझ में आ रहा है कि हेटेरोजाइगस टॉल है? कैसे? हम किसका पता कर रहे थे? हम इसका पता कर रहे थे कि आगे ये वाला जो बना ये एक जैसा टॉल नहीं है, इसमें कोई होमोजाइगस भी हो सकती है, कोई हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो मेंडल ने हमें तरीका बताया कि जिसके बारे में आपको जानना है उसको उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा लो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। मान के चल रहे ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर आप टॉल जो डोमिनेंट वाला ये वाला अगर यहाँ पे होमोजाइगस टॉल आप मान के चलते हो, उसको अगर आप रिसेसिव के साथ करवा रहे हो तो आपके पास ऑल टॉल आएंगे। तो मतलब ऑल टॉल ये आए, सभी टॉल आए, तो इसका मतलब ये क्या था? ये होमोजाइगस टॉल था। समझ रहे हो? अगर ये आए तो इसका मतलब ये देखो ना, ये होमोजाइगस टॉल है ना, दिस इज होमोजाइगस टॉल है, इसी को तो लिया है आपने। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि अगर आप हेटेरोजाइगस टॉल को रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा रहे हो तो आपके पास क्या आएगा? 50% टॉल आए, 50% ड्वार्फ आए। ये टॉल आया, ये ड्वार्फ आया। तो अब आपको क्या समझ में आया कि अगर 50% टॉल आते, 50% ड्वार्फ आते, तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस टॉल था। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये हेटेरोजाइगस टॉल था। अब आपको समझ में आ गया कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होती है? जब आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा होमोजाइगस टॉल है, कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है, कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में जानना है उसको उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होमोजाइगस टॉल था, कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल था। इसे आप टेस्ट कर पा रहे हो कि कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये बैक क्रॉस की टाइप है। यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग है। इधर को आपका डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट, और इधर को रिसेसिव पेरेंट। जब आप ऑफ स्प्रिंग का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हो तो इसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। और जब आप रिसेसिव पेरेंट्स के साथ इसका क्रॉस करवा लो ऑफ स्प्रिंग का, इसे हम बोलते हैं, अभी क्या किया है हमने, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कुछ नहीं है, बैक क्रॉस की एग्जांपल है। बैक क्रॉस क्या है? मतलब आप बैक जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। बैक क्रॉस क्या है? क्रॉस विद पेरेंट्स, क्रॉस विद पेरेंट्स, कुछ नहीं है बैक क्रॉस, क्रॉस विद पेरेंट्स। ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है। ऑफ स्प्रिंग की क्रॉस अगर आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा रहे हो तो ओट क्रॉस है, रिसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हो तो टेस्ट क्रॉस है, जो कि अभी हमने किया टेस्ट क्रॉस। इसमें हमने देखा कि कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा रिसेसिव है, वो कौन सा हेटेरोजाइगस है। अब मेंडल को इतने एक्सपेरिमेंट तो मेंडल ने कर ही लिए, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने लॉज दिए, उसने लॉज दिए कि यार मैं लोगों को बताऊं, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैंने जो करा, मैंने जो एक्सपेरिमेंट देखे, होमोजाइगस कौन सा है, हेटेरोजाइगस कौन सा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये सारा कुछ उसने एक्सपेरिमेंट तो किया ना उसमें, जो अभी तक हमने पढ़ा। तो अब उसका ये था कि मैं बताऊं लोगों को, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसा ही होता है। तो उसने लिया, जैसे हम मोनोहाइब्रिड, अभी तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, तो उसने अपना जो पहला लॉ दिया, उसने जो अपना पहला लॉ दिया वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? फर्स्ट लॉ है मेंडल का, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस से ही पता चल रहा है डोमिनेंट की बात हो रही है। उसने लॉ दिया, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर। और वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर जीन था, ठीक है। मेंडल ने ये कहा कि जो भी करेक्टर है, हर एक करेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई फैक्टर है, पेयर में है वो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर, ठीक है। और वो फैक्टर, जो फैक्टर है वो पेयर में है, वो जोड़ा है, कोई एक चीज नहीं है जो उसको कंट्रोल कर रही है। और वो फैक्टर क्या थे? वो फैक्टर जीन को उसने फैक्टर का नाम दे दिया।
अब उस समय पे ये नहीं, अब किसी को क्या पता था यार जीन क्या है, एलील क्या है, लोकस क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस, ये किसी को कुछ पता नहीं था ना। तो उसने उस समय पे जीन को ही फैक्टर का नाम दे दिया कि कोई ना कोई फैक्टर है जो कि करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे अभी हमारा जो बड़ा वाला टी था वो दूसरे को क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। क्या हुआ था, जैसे हमारे पास टी था और ये छोटा वाला टी था, ठीक है। अगर इन दोनों में मैं क्रॉस करूँ तो ये वाला आता है, बट अगर ये वाला नॉर्मल था, ये वाला नॉर्मल था और ये डिफेक्टेड था, तो ड्वार्फ प्लांट को डिसाइड कर रहा था, ये टॉल प्लांट को डिसाइड कर रहा था। मान लो जो ये वाला है ये 100 इनको चाहिए 100% प्रोटीन चाहिए वो करने के लिए, डिसाइड करने के लिए करैक्टर, तो ये वाला डिफेक्टेड है तो ये तो प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा। तो मान लो ये 50% ये बनाता, 50% ये बनाता, बट ये नहीं बना पाएगा, तो ये वाला उतनी 100% अकेला ही ये प्रोटीन बना लेगा, और इस अकेले के सही होने से हमारे पास ऑल टॉल प्लांट आएंगे, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो लेकिन वो ऑल टॉल प्लांट आएंगे। मतलब बड़े वाले टी ने छोटे वाले को डोमिनेट कर लिया, बड़े वाले टी को हम बड़े वाले टी से वो करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसने कहा कि इन केस, दूसरी बात उसने ये कही कि इन केस ऑफ डिसिमिलर करैक्टर, सॉरी डिसिमिलर फैक्टर्स, वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्या कहा मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कैसे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करा? उसने कहा कि एवरी करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, और एवरी करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर व्हिच इज जीन, एंड देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। ये भी बोल सकते हो, या ये सीधे यही वाली लाइन बोलोगे अगर आप, एवरी करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज जीन। हर एक करैक्टर क्या है? प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं हर एक करैक्टर को, चाहे वो टॉल है, ठीक है। हर एक करैक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, पेयर में है वो, जोड़े में है। तो अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, जीन्स, अगर वो ये वाला है, ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, ठीक है। एंड वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर, ये इसको डोमिनेट कर रहा है, इसलिए हमारे पास ऑल टॉल आए थे, ठीक है। समझ में आ गया ये लॉ ऑफ डोमिनेंस? एवरी करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर व्हिच इज जी, ठीक है। इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर फैक्टर, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हमें नेचर में देखने को मिलती हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा जो ये मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह पे होता है, वैलिड है, बट हमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस नेचर में देखने को मिलती हैं। अब एक्सेप्शंस हम लोग कल करेंगे, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, क्योंकि एक्सेप्शंस काफी लंबी हो जाती हैं, तो उसमें मुझे आपको कुछ और चीजें भी बतानी है, ठीक है। आज के लिए एक ही लॉ रखते हैं। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन मतलब ये लॉ हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे एक्सेप्शंस बताऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, समझ आया हो, हर एक चीज समझ आई हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद एक्सेप्शंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।